नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक महीने में 7.5 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने की बैठक। आवासीय सोसाइटी और मोहल्लों में लगेंगे विशेष कैंप। उत्तराखंड में कांग्रेस का जल्द होगा मिशन 2027 का चुनावी शंखनाद। भाजपा पहले से ही भर चुकी है चुनावी हुंकार। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम। श्रद्धालुओं की भीड़ से घंटों फंसे रहे यात्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। विधानसभा चुनाव पर रहेगा विशेष फोकस। नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द किया डीईओ का आदेश। रुद्रपुर में डिजिटल वर्ड स्कूल की मान्यता पर फैसला। 10 दिन में देना होगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। था 112 पहले 16 जिले में ही इसकी सेवा थी, लेकिन अभी माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हुए थे। उनके करकमों से 400 डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए हैं, तो इसकी सेवा बढ़ाकर पूरे 33 जिले में किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे जो रिस्पांस टाइम भी थोड़ा ठीक नहीं था अपने प्रदेश का, क्योंकि वाहन ही कम थे। अब वो वाहन की उपलब्धता होने से रिस्पांस टाइम भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसी तरह से अभी धान बोनी का समय भी आ रहा है, इसलिए किसानों को धान का बीज और खाद वगैरह, और सभी हमारे जो सोसाइटीज हैं वहां पर ये व्यवस्था हो रहा है। खाद बीज वगैरह पहुंच गए हैं। और कल एक गड़बड़ी भी शिकायत मिली थी कि कुछ खाद की कालाबाजारी हुई है, और उस पर हम लोगों ने सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और लेखापाल को सस्पेंड किया है। और रात में ही उसके बाद एक जगह से 350 बोरी खाद जब्त भी हुआ है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से इस प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन देने का भी प्रयास है। यहाँ कोई भी दोषीदार होगा और अपराध सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी सजा सरकार उसको देगी। तो एक खाद बीज की भी व्यवस्था प्रदेश में ठीक से होगा, ऐसा सरकार की चिंता है। और कल हम सूरजपुर जिले में रामपुर सुशासन तिहार में उतरे थे, वहां पर चौपाल लगाए थे। तो वहां पर एक हम तेंदुपत्ता का फड़ भी देखने गए थे। और ये तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना कहा जाता है, और विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहां पर करीब 12 से 13 लाख परिवार इस पर जुड़ा हुआ है, उनकी आजीविका उस पर जुड़ी हुई है। तो इसका भी कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना जो पिछली सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर चालू किए हैं। कल चरण पादुका भी बांटे हैं, और लाभांश को भी हम लोग बोनस के रूप में वापस करते हैं। तो ये हुआ है। एक तो इस तरह से हम जब गांव में जा रहे हैं तो लोगों का बड़ा स्नेह मिल रहा है, और जो हम लोग सरकार के माध्यम से उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो राशन वगैरह सब समय पर पहुंच रहा है। पेयजल की भी थोड़ी बहुत कहीं तकलीफ है, लेकिन हमको लगता है कि जल जीवन मिशन 2.0 के आ जाने से वो भी दूर हो जाएगी। और बिजली वगैरह भी रहती है, और लगातार हम लोग बिजली के सेक्टर में भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तो कल एक मनोज सिंह और देव कुमारी वो अपने घर में बुलाए
उनकी बेटी का अन्नप्राशन का कार्यक्रम था और उनको पता चला कि हम आ रहे हैं, तो कल व्यवस्था करके रखे थे और फिर नामकरण करने का भी आग्रह हुआ। हमने पूछा कि इसका नाम क्या रखे हैं, तो बोले आप ही को नामकरण करना है। मैं बोला अरे हम कैसे करें, हम पंडित थोड़े हैं, ये तो मुहूर्त वगैरह देकर राशि और सब निकाला जाता है। नहीं आप ही को करना है। तो फिर साक्षी उसका नाम रखे तो बड़ा खुश हुई। तो पिछले बार भी एक जिले में हम गए थे, तो उसी तरह से एक महिला अपने बेटे को ले आई हमारे पास और गोदी में दे दी। बोला क्या करना है, नहीं इसका नामकरण आपको करना है। तो मैं बोला कैसे मैं कर सकता हूँ, कोई पंडित थोड़े हो। नहीं हम तो आप ही से सोचे कि आप ही इसका नामकरण करेंगे। तो हम पूछे कि अब कब पैदा हुआ है बच्चा, तो वो बोली कि रविवार को। तो हम बोले रविशंकर इसका नाम रहेगा। तो इस तरह से प्यार लोगों का मतलब जा रहे हैं सुशासन तिहार में, तो इतना प्यार लोगों का हम लोग को मिल रहा है। और इस तरह से कल कोरिया में कुसहा में गांव में आकस्मिक पहुंचे तो वहां पर एक कामयाबी वैन इसको हरी झंडी दिखाकर हम लोग शुभारंभ किए हैं। और ये वैन है पूरा, और इसमें पूरा इनोवेशन का मतलब उसमें व्यवस्था है। और वो वैन स्टूडेंट लोगों के बीच में जाकर उनको इनोवेशन करना सिखाएगी। तो वैन का भी कल हरी झंडी दिखाकर उसको भी रवाना किए हैं। तो कुल मिला के सुशासन तिहार का अच्छा अनुभव हो रहा है। और आगे आने वाले समय में मोदी की गारंटी के जो काम है उसको तो अधिकांश हमारी सरकार ने पूरा किया है। और आगे स्वच्छ प्रशासन देने के लिए हम ई डिस्ट्रिक्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तभी से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें जो सेवाएं हैं उसको हम लोग बढ़ाकर सैकड़ों की संख्या में कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता को घर बैठे ही बहुत सारी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, राजस्व का रिकॉर्ड है, बिजली बिल पटाना है, ये सब उसी सेवा से उनको उपलब्ध हो जाएगा। और अभी हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं और अगले महीने शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए कर्मचारी ट्रेंड हो गए हैं, हमारा दफ्तर भी व्यवस्थित हो गया है और हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर रहेगा। और कोई भी जनता उस नंबर पर फोन करके कोई भी अपनी जो समस्या है उसको रजिस्टर्ड जनता करा पाएगी। और सभी समस्याओं के समाधान का एक टाइम बाउंड होगा और उस टाइम में अगर उसका समाधान नहीं होगा और अधिकारी अगर उसमें लापरवाही करता है तो अधिकारी के ऊपर भी सरकार एक्शन लेगी। तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता को काफी आराम हो जाएगा, घर बैठे बहुत सारी समस्याओं का वो निदान करा पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, एक अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोल रहे हैं हर पंचायत में। और अभी तक 6000 से ज्यादा पंचायतों में इसका काम शुभारंभ कर चुके हैं। इसमें भी वो CSC जैसा ही है या CSC है, उसी तरह से अटल डिजिटल सेवा केंद्र में ये जो सारे दस्तावेज के साथ। तो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की तरफ से ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। प्रदेश भर में 2 महीने से ज्यादा चला प्रशिक्षण अभियान। मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ है। अब मोर्चा, प्रकोष्ठों और प्रदेश स्तर पर होगा अगला चरण। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन कर रहा है बड़ी तैयारी। अब तक आपको बता दें 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। संगठनात्मक मजबूती पर भाजपा का खास फोकस है। तो प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी है। पार्टी संविधान के तहत चल रहा विशेष प्रशिक्षण अभियान, कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठन कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है और जल्द ही प्रदेश स्तर के बड़े प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन होगा।
तो देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बढ़ा गर्मी का असर। देहरादून का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा है। मैदानी जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून और उधम सिंह नगर में लू की संभावना जताई गई और इसी के साथ हरिद्वार समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। तो पर्वतीय जिलों में बारिश, गर्जन और तेज हवाओं का अनुमान है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में खटीमा निवासी एक ही परिवार के 4 लोगों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही खटीमा के टनकपुर रोड अमाऊ क्षेत्र में मातम छा गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार यूपी 32Q 1874 नंबर की कार भवाली से राती घाट की ओर जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरा परिवार एक साथ सड़क दुर्घटना में ख़त्म हो गया है। उसमें पुष्पपाल जी, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, भवाली में ये घटना हुई है। तो इसलिए पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी माता जी, उनकी बहनें, उनके परिवार हैं, उनको दुख की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति दे और ईश्वर अपने चरणों में उनको अपना। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले में सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड द्वारा व्यापारियों की आम सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों और संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन ने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की, जिसमें करीब 120 नाम सदस्य रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि दीपक बलूटिया ने व्यापारियों के हितों को लेकर संगठन की पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और ज्योतिष में भी आप प्रगढ़ विद्वान हैं और आगे और मैं सुरेंद्र नरोला जी से कहूंगा कि हमारे माना भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो भी एक मैनेजमेंट होता है। कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पे एक बैठक रखी गई है, जो उत्तराखंड में लगातार व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
और जो लगातार व्यापारियों के साथ जो लगातार कई घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारे व्यापारी परेशान हैं इस समय। जीएसटी से लेके बहुत सारी चीज़ों पर डबल डबल मार पड़ रही है और कहीं दुकानों में बिन सूचना देकर ही दुकानें तोड़ दे रहे हैं। इसी के लिए एक ये गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है और साथ ही में हम अपना सदस्य अभियान भी चला रखा है। बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सशक्त एकता व्यापार मंडल के सारे पदाधिकारियों को। इनका जो एक अच्छा प्रयास चल रहा है और व्यापारी हित में और उत्तराखंड के हित में व्यापार की जो भूमिका होनी चाहिए तो उस पर ये काम कर रहे हैं और अपने संगठन को इसका विस्तारीकरण भी करने जा रहे हैं, जो कि एक उत्तराखंड की बहुत आवश्यकता है। और व्यापारियों को जागरूक करके, व्यापारियों को उनके अधिकारों के बारे में बता करके और यहाँ पर कैसे हम उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस उत्तराखंड की क्या है और किस तरह का व्यापार किया जा सकता है। तो मैं बधाई देता हूँ कि इस सोच के साथ आप चल रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल हमारा प्राथमिक दे रहा है महिलाओं को, जो महिलाएं रोजगार कर रही हैं, अपना व्यापार कर रही हैं, कारोबारी हैं, हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। और आज जो हमने समारोह रखा है, ये महिलाओं का सम्मान समारोह है, जिसमें हम कारोबारी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला है जो टेम्पो चलाती हैं, टेम्पो चलाना सिखा रही हैं, कई महिलाओं को उत्साहित कर रही हैं, एक महिला है जिन्होंने कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की हुई है। ऐसे हमने कुछ चयनित महिलाएं रखी हुई हैं जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में 108 एम्बुलेंस सेवा को चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों, प्रमुख पड़ावों और चारधाम यात्रा में एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की तैनाती की है, ताकि किसी भी आपदा स्थिति में यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, 108 का उद्देश्य ही है, जब आदमी विपत्ति में, बुरे समय में या किसी संकट में होता है तो 108 एम्बुलेंस को याद करता है। हमारा उद्देश्य रहता है हम सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने कर्मियों को हमने यही ट्रेनिंग दी है कि चारधाम यात्रा में यात्री परेशान है, पैनिक में है, पहली बात तो उससे अच्छा सा व्यवहार करा जाए। एरिया की समझ नहीं है, अस्पताल की दूरी नहीं पता है, कहाँ पे क्या सुविधाएं, तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट बना के हमने उनको बताया हुआ है। विभिन्न जगहों से आए लोगों को तो एक तो हम नॉलेज कि कहाँ पे आपको पानी की सुविधा है, ठहरने का मिल जाएगा, ये भी सुविधा, ये भी जानकारी अपने स्टाफ के माध्यम से देते हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 18 जून को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार समीक्षा बैठकें एवं प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य इस दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाना है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की। जी, ये नवोदित जो विश्वविद्यालय हमारा है, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उसका प्रथम दीक्षांत समारोह है, होने जा रहा है, जिसकी सहर्ष स्वीकृति और आदेश हमको मिल चुका है। महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उन्होंने हमें कहा कि 18 जून 2026 को आपको तिथि निर्धारित की जाती है। 18 जून को हमारा जो प्रथम दीक्षांत समारोह है वो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया जाएगा। उसकी तैयारियां हमने कुछ दिनों पहले से शुरू कर ली थी। और अब खबर देहरादून से है, जहां सड़क पर नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाए जाने के बीच उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत के इस बयान से धार्मिक अराजकता फैलाने वालों को बढ़ावा मिलेगा और इससे गलत परंपराएं प्रोत्साहित हो सकती हैं। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए, तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाए। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं और उत्तराखंड के उत्तराखंडियत पर बहुत सारे
तरह तरह के भाषणों, तरह तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंड की उत्तराखंडियत में देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाएं, इसके लिए दिक्कतें पैदा न करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से लगातार निरीक्षण और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हथकरघा विकास आयुक्त डॉक्टर एम बीना ने मसूरी क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने देहरादून के जोहड़ी गांव स्थित गोदावरी इंटरप्राइजेस का भी दौरा किया और जहां उन्होंने हथकरघा कर्मियों से सीधे बातचीत की। नॉर्मली जो वीवर्स होते हैं वो परदादाओं से, फैमिली से वीविंग करते हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा ये पूर्ण तरह से एक नया क्लस्टर बनाया है। आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड कि कोविड के टाइम में जहां बहुत आर्थिक तरह से प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ इन्होंने इसमें इनिशिएटिव ले लिया, कुछ लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से ये बनाया है। जो भी वीवर्स यहाँ काम कर रहे हैं वो पहले से उसको सीख कर यहाँ काम कर रहे हैं। एंड जो प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट्स जो है जो लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है। एंड मेरा ये सजेशन है कि ये जो एरिया है इसमें टूरिज्म से जोड़ने का बड़ा पोटेंशियल है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का